मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपके दिल में कोई नफरत नहीं है, लेकिन आपके परिवार के मतलब जायज वंश के दूसरे लोगों को ये रास नहीं आएगा। वो करण की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि करण आगे चलकर मुखिया बनेगा और तब तक ये जायज वंश वाले ये लोग इस बात को बहुत तूल देते हैं। वो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर करेंगे। ये एक बार में नहीं बदला जा सकता। मैं नहीं चाहता कि करण के भविष्य पर कोई खतरा रहे, इसीलिए मैंने उसे अडॉप्ट करने का सोचा है। ठीक है, मैं एक बार करण से बात करता हूँ। ईश्वर माहेश्वरी जब अपने बेटे से मिले तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो दोनों तुरंत करण के कमरे में गए। ईश्वर माहेश्वरी ने करण को सब कुछ बता दिया। मुझे पता है पिता, उन्होंने मुझसे कल ही बात की थी। और तुम्हारा क्या फैसला है? जो हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तुम समझ रहे हो ना कि तुम अगर जायज वंश में शामिल होते हो तो तुम्हारे ऊपर कितना खतरा होगा। तो कुछ फायदे भी तो होंगे। और फिर तुम पिता किसे कहोगे? ईश्वर माहेश्वरी को। ईश्वर माहेश्वरी मेरे पिता हैं, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि आपका बेटा हूँ। आपने मुझे बड़ा किया है। मुझे पता है तुम चारों युगों में सबसे महान योद्धा बनना चाहते हो। क्या तुम्हें यहाँ आसानी होगी? मैं कहीं भी रहूं, मैं सबसे महान योद्धा तो बनकर रहूंगा पिता। ईश्वर और करण उसके अडॉप्शन के लिए मान गए। हालांकि करण के मन में था कि बाकी लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे कि अडॉप्शन का ऑफर विशाल माहेश्वरी ने सामने से दिया था। वो हमेशा यही सोचेंगे कि करण ने मौके का फायदा उठाया है, लेकिन इसे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले कुछ दिन चहल पहल भरे थे। अमृता और तनुजा लगातार अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहीं। वो जब भी करण से मिलती तो उससे मुस्कुरा कर मिलती, लेकिन उसके जाते ही उसे ऐसे देखती जैसे पूरी जिंदगी के श्राप उसे दे रही हो। करण को इस सब का पता था, लेकिन वो चुप रहा। शीना उससे ढंग से बोल रही थी। तनुजा रानी का बेटा प्रथम और शिवराज उससे पहले की तरह अलग ही बिहेव करते, लेकिन वो करण की शक्ति से डरते भी थे तो चुप रहते। जब सबके सामने विशाल माहेश्वरी ने उसे अडॉप्ट कर लिया तो उसने देखा कि अमृता और तनुजा अपने बेटों के कान में एक ही बात कह रही थी। तुम असली अर्जुन के वंश के हो जायज माहेश्वरी, तुम ही बनोगे मुखिया। करण ये सब सुनकर मुस्कुरा उठा। अगले दिन जब वो जागा तो जायज कहकर खुद को देखा। कुछ बदला नहीं है, बस नौकर इज्जत से देख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ। फिर क्या अंतर है? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, नीना वहाँ पर आ गई। जल्दी तैयार हो जाइए सर, बाहर अनुभव माहेश्वरी आपका इंतजार कर रहे हैं। करण जल्दी से तैयार होकर बाहर पहुंचा। सामने अनुभव एक बाइक पर बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी शेव्ड थी और वो अपनी उम्र से बहुत छोटा लग रहा था। आओ मेरे भतीजे, चलो तुम्हारी योगिक शक्तियों को खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। जी सर। सर, चाचा कहो। सर ठीक है सर। ठीक है। वो दोनों बाइक पर बैठकर जंगल के अंदर चलने लगे। बाइक एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे किसी पूर्वज ने जंगल के बीच में कुंड बनाया जहाँ पर यौगिक शक्तियाँ जागृत होती है। कितना टाइम लगता है? सबका अलग है, किसी का 1 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 10 साल। जब तक तुम्हारी यौगिक शक्तियाँ जाग नहीं जाती हम दोनों वही रहेंगे, दुनिया से दूर। वो लोग बहुत दूर पहुँचे और जंगल में एक झोपड़ी दिखी। अनुभव ने उसके बाहर गाड़ी रोक दी और करण को रुकने के लिए बोलकर अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो झोपड़ी सुनहरी चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक छोटे से किले में बदल गई। फिर अनुभव बाहर आया। ये यौगिक शक्ति से बना हुआ किला है। अब सुनो, योग शक्ति हर इंसान के पास होती है, संसार के कण कण में है। तुम्हें बस उसके प्रति अपने सेंस को खोलना है। अगर तुम उसे देखना सीख गए तो फिर उसे मैनिपुलेट करना भी सीख जाओगे। चलो अब। वो लोग उस किले के अंदर पहुंचे। अंदर एक हॉल था, लेकिन अनुभव कहीं बैठने की जगह सीधे उसे तहखाने में ले गया। वो तहखाना महल के तहखाने से अलग था। तहखाने में अलग तरीके की सजावट थी। जमीन पर एक तांत्रिक यंत्र बना हुआ था और उसके बीच में एक लाल रंग का गोला बना हुआ था। जाओ, उस गोले में बैठ जाओ। करण ने वही किया। अनुभव ने बाहर से ही उसे डायरेक्शन देना जारी रखा। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने दिमाग से सारे थॉट निकालो, तब शायद तुम यौगिक शक्ति को देख पाओगे। करण कोशिश करने लगा। उसका ध्यान उस बेसमेंट की छत पर गया जहाँ पर एक पेड़ बना हुआ था। वो पेड़ अर्जुन से शुरू हो रहा था। उसकी बहुत सी शाखाएं थी जिनमें लोगों के नाम लिखे थे। करण कोशिश करने लगा,
उसने देखा कि सबसे नई शाखा में उसका नाम लिखा था। उधर एक हरे रंग की शाखा थी जो सबसे ज्यादा चमक रही थी। वो थी प्योर ब्लड की शाखा। मैं यौगिक शक्ति महसूस कर सकता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, भ्रम होगा। सच है। कभी कभी लगता है पर ऐसा होता नहीं है। मुझे दिख रहा है, दीवार के इस कोने में सबसे ज्यादा यौगिक शक्ति इकट्ठा है। अनुभव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने दीवार पर सबसे ज्यादा यौगिक शक्ति इकट्ठा थी, क्योंकि वहां पर सारे माहेश्वरी खानदान वालों ने अपने खून का निशान लगाकर छोड़ा था। अनुभव आसानी से वो देख सकता था, लेकिन अगर करण देख रहा है तो। हालांकि दीवार साफ थी। खून वाली बात सिर्फ अनुभव को पता थी। इसका मतलब करण को सब दिख रहा था। लेकिन कैसे? हमें आए हुए बस एक दिन हुआ है। मैं उसे अपने पास बुलाता हूँ। देखिए, अब वो मेरी गोद में है। मैं उसे अपने शरीर के चारों तरफ इकट्ठा कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में, अब मेरी गर्दन पर। अनुभव के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें झपक ही नहीं रही थी। ये लड़का अचानक से यौगिक शक्ति को ऐसे कंट्रोल कर रहा था जैसे कि सालों से उसके साथ खेलता आ रहा हो। ठीक है, अब इतना आ गया है तो इस पर ध्यान दो और अपना हाथ आगे करने की कोशिश करो कि ये यौगिक शक्ति आग में बदल जाए। पर याद रहे, आग का रंग नीला होना चाहिए। करण ने अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लगाया। उसे वहां पर यौगिक शक्ति इकट्ठा महसूस हो रही थी। उसने अगले पल उसे अपनी बाईं हथेली की तरफ धकेलना शुरू किया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल उठेगा, लेकिन उसने अपनी सांस को उखड़ने नहीं दिया। अगले पल उसे अपने हाथ में भारीपन महसूस हुआ और तुरंत उस पर नीली आग जल उठी। जीनियस! करण अपने पूरे शरीर में यौगिक शक्ति को बहता महसूस कर सकता था। उसने बड़ी आसानी से अपने बदन पर आग लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो जल नहीं रहा था। आग ने उसे चारों तरफ से ढक लिया। उसने आग को तरह तरह के हथियारों में बदलना शुरू कर दिया, कभी तलवार तो कभी त्रिशूल। अनुभव ये सब देखकर डर गया, लेकिन उसे गाइड करना जरूरी था। ध्यान रखना करण कि सांस पर से ध्यान टूटा तो सब खत्म। सोचो कि ये यौगिक शक्ति ही है जिसे तुम अंदर धारण कर रहे हो। यही तुम्हारे भीतर जा रही है। इसी को तुम चारों तरफ कंट्रोल कर रहे हो। कुछ देर बाद करण थक गया था। उसका पूरा बदन पसीने से नहा गया और तब वो उठ गया।